हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो प्रमुख वाद्य यंत्र के जो बजाने वाले थे उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज प्रमुख संगीत के जो ग्रंथ हैं और जो उनके रचनाकार हैं, इस वाली टेबल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो आपका प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति की जितनी भी इम्पोर्टेंट टेबल्स थी वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जो टेबल आपके सामने है वह है प्रमुख संगीत ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो चाहे कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें मोस्टली आप देखेंगे तो एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब जो चीज़ें आने वाली हैं वो एसएससी और वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाद बाकी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, कि क्या क्या कहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, एक तरफ संगीत ग्रंथ है और एक तरफ उनके रचनाकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही बनता है। आपको या तो सीधा वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाएगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, जैसे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, या तो क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा तो फिर मिलान के लिए बनाता है, एक तरफ संगीत ग्रंथ दे देगा और एक तरफ दे देगा रचनाकार, और फिर आपको सुमेलित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। बृहद्देशी की बात करें तो इसकी रचना की है मतंग मुनि ने। राग तरंगिणी इसकी बात करें तो इसकी रचना की है पंडित लोचन ने। ठीक है, राज तरंगिणी और राग तरंगिणी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पर बात हो रही है राग। ठीक है, जैसे संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं तो राग यानी कि एक संगीत का भाग होता है, तो यहाँ पर राग तरंगिणी की बात की जा रही है। संगीत तरंग की रचना किसने की है? राधा मोहन सेन ने। ठीक है, संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? तो सारंग देव ने। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें कहीं पूछी नहीं गई हैं, लेकिन आप पीसीएस के जो पेपर उठाकर देखेंगे तो ये चीज़ें जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है वहाँ पर पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, संगीत राज की बात करें तो इसकी रचना किसने की है? महाराणा कुंभा ने। अलंकार शास्त्र की बात करें तो इसकी रचना की है राजा भोज ने। ये पूर्व मध्यकालीन शासक थे जिन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों की रचना की है। अभिनव भारती की बात करें तो इसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। नरोत्तम विलास इसकी रचना की है नरहरि चक्रवर्ती ने। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। मान कौतूहल की बात करें तो जो राजा मानसिंह थे उन्होंने इसकी रचना की थी, ये भी पूछा जा चुका है। संगीत दर्पण की बात करें तो इसके रचनाकार हैं दामोदर मिश्र। लक्ष्य संगीतम अभिनव रागमंजरी इसके जो रचयिता हैं ये हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, उसके बाद संगीत मकरंद की बात करें तो इसकी रचना की है नारद ने। तो ये आपके हो गए सभी प्रमुख संगीत ग्रंथ और उनके रचनाकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी को आप पूरी तरीके से रट लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये एसएससी और जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनका फेवरेट टॉपिक है ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे पारंपरिक युद्ध कलाएं और उनसे संबंधित राज्य, यानी कि कौन सी जो पारंपरिक युद्ध कला है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कलारी पैटू की बात करें तो ये केरल में होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिलाम्बम की बात करें तो यह तमिलनाडु में। मर्दानी खेल की बात करें महाराष्ट्र में। थांगटा की बात करें मणिपुर में। सारित साराक की बात करें ये भी मणिपुर में। छवि गदगा की बात करें तो ये भी मणिपुर में। छोलिया की बात करें तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद ठोडा की बात करें तो ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मुष्टि की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मोस्टली वाराणसी में। ठीक है, कथी सामू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। पारी कदा की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल और बिहार में।
गतका बहुत बार पूछा जा चुका है, तो यह जो युद्ध कला है ये कहाँ की है, पंजाब की है। पाइका अखाड़ा, पाइका अखाड़ा की बात करें तो उड़ीसा की है। बाद बाकी उड़ीसा में पाइका जनजाति भी होती है, और आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर पाइका विद्रोह भी हुआ था, जो कि पाइका जनजाति के द्वारा किया गया था। पांग लहसबोल की बात करें तो यह सिक्किम में। अब देखो कलारी पट्टू पूछा जा चुका है, सिलावम पूछा जा चुका है, थांगटा पूछा जा चुका है, छोलिया बहुत बार पूछा जा चुका है, मुष्टि पूछा जा चुका है, गतका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो ये हो गई कुछ प्रमुख पारंपरिक युद्ध कलाएं और उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, अब देखो अगली टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो अभी आरओ ने भी खूब क्वेश्चन पूछे हैं, और जो आपका एसएससी वगैरह का पेपर होता है या जो यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तरफ त्यौहार हैं, एक तरफ राज्य हैं, और क्वेश्चन यहाँ से दो ही पैटर्न से बन सकता है, या तो सीधा सीधा पूछेगा या फिर मिलान के लिए। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पोंगल 50 बार पूछा जा चुका है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ओणम बहुत बार पूछा जा चुका है, केरल में मनाया जाता है। पूरम कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। विशु कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। संगाई पर्व, ये एक संगाई हिरन होता है, उसी का ये संगाई पर्व मनाया जाता है, कहाँ पर, मणिपुर में। कंबाला जो कि एक भैंसा दौड़ होती है, ये कहाँ पर मनाई जाती है, ये एक त्यौहार भी होता है। ठीक है, तो कर्नाटक में। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। ठीक है, लोसांग अभी पूछा है 11 फरवरी को आरओ में, जो पेपर कैंसिल हुआ था। लोसांग कहाँ पर, सिक्किम में मनाया जाता है। बिहू की बात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है, असम में मनाया जाता है। हेमिस पर्व, ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। ये एक बौद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो हेमिस पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। लोसर ये भी पूछा जा चुका है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला भी लगता है। ठीक है, तो अम्बुबाची त्योहार या फिर जो पर्व है वो कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। खर्ची पूजा ये भी पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर होती है, त्रिपुरा में। पचूल ये कहाँ पर होता है, बिहार और उड़ीसा में। राजहंस पर्व कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ प्रमुख त्योहार या फिर पर्व या फिर महोत्सव और किस राज्य में मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली एक टेबल आपके सामने लगी है कि उत्तराखंड में स्थित हिंदू धर्म के 4 धाम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूके पीसीएस में तो पूछा ही गया है। तो यमुनोत्री धाम किस जिले में है, उत्तरकाशी में। गंगोत्री धाम किस जिले में है, ये भी उत्तरकाशी में है। केदारनाथ धाम कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। और बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है, चमोली में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों उत्तरकाशी, और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग, और बद्रीनाथ धाम चमोली। ठीक है, उसके बाद देखो भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएं, ये भी फेवरेट टॉपिक है एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं का। ठीक है, और यहाँ से 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके, एक तरफ चित्रकला है और उनसे संबंधित राज्य है। तो पट्टचित्र की बात करें, उड़ीसा में ये चित्रकला होती है, पट्टचित्र पूछा जा चुका है। रंगवाली ये कर्नाटक में। कलमकारी ये आंध्र प्रदेश में, ये भी पूछा जा चुका है। फुलकारी बहुत बार पूछा गया है, फुलकारी कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है, लेपाक्षी तमाम बार पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर, ये मतलब किस राज्य की प्रमुख लोक चित्रकला है, तो आंध्र प्रदेश की। काली घाट पश्चिम बंगाल में। पिथौरा ये गुजरात में। मधुबनी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बिहार की एक बहुत ही फेमस लोक चित्र कला है। ठीक है, बाघ, ठीक है, जैसे बाघ की गुफाएं हैं इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो बाघ पेंटिंग्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद वारली ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में, अभी पूछा है।
हाल में जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसको खोल के देखिए। चिनकारी लखनऊ में, ये भी पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश विशेष में। रंगोली कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और चौक पूर्णा, ये भी पूछा जा चुका है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये ऐसी लोक चित्रकलाएं हैं जिनके संदर्भ में हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं भारत में लगने वाले महत्वपूर्ण मेलों की। ठीक है, तो कौन सा मेला कहाँ लगता है फटाफट हम लोग देख लेते हैं। और ये ऐसे मेले हैं जो भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूरज कुंड शिल्प मेला की, जो कि कहाँ पर लगता है, हरियाणा में। ठीक है, पुष्कर मेला सबको पता होगा, पुष्कर राजस्थान में है तो राजस्थान में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, हेमिस पर्व भी लद्दाख में मनाया जाता है, और जो हेमिस गोम्पा मेला है ये भी लद्दाख में लगता है। गणगौर मेला ये कहाँ पर लगता है, राजस्थान में। ठीक है, कुंभ मेला ये तो सभी को पता होगा, अभी महाकुंभ चल ही रहा है, तो कुंभ जो मेला है वो हर 12 वर्ष में आप देखेंगे तो 4 शहरों में लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद या इसको प्रयागराज बोलिए अब, तो प्रयागराज में सबको पता है संगम नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो कुंभ मेला 4 शहरों में लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद में संगम के तट पर, इसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों होती हैं, नासिक में गोदावरी के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद सोनपुर पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, कहाँ का, बिहार का। अंबुबाची मेला, तो अंबुबाची पर्व भी मनाया जाता है असम में, और अंबुबाची मेला भी असम में लगता है। उसके बाद देखो गंगा सागर मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है। कब, मकर संक्रांति के टाइम पे। ठीक है, जब यहाँ पर मकर संक्रांति होती है तब पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भारत में लगने वाले प्रमुख मेले और उनसे संबंधित राज्यों की बात हो गई। ठीक है, अब अगली टेबल जो आपके सामने है वह है विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति, यानी कि जो फसल कटाई त्यौहार होते हैं। मकर संक्रांति मतलब जब फसल कट के घर पर आती है, तो विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आप अपने, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। ठीक है, इस दिन आप लोग देखते होंगे कि मकर संक्रांति जब 14 जनवरी को होती है तो खिचड़ी बनती है सबके घर में। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है, असम में इसको भोगली बिहू कहा जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसको माघी कहा जाता है, कश्मीर में इसको सायन करात कहा जाता है, तमिलनाडु में इसी को पोंगल कहा जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसको लोहड़ी कहा जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में इसको मकर संक्रामणा कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए मकर संक्रांति के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे लोहड़ी, पोंगल, उत्तरायण, माघी, भोगली बिहू। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन चुके हैं। खिचड़ी पर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगली टेबल जो आपके सामने है, इसमें हम लोग देखेंगे भारत की यूनेस्को सूची में शामिल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो भारत की कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल की गई हैं। ठीक है, इनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं
और यहाँ से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब टोटल अभी तक ध्यान रखना 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं। बाद बाकी अमूर्त और मूर्त को थोड़ा सा समझ लीजिए। मूर्त का मतलब होता है जो मूर्त स्वरूप में हो, यानी कि जो कहीं पर एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि ताजमहल आपकी क्या हो गई, मूर्त सांस्कृतिक विरासत। और अगर मान के चलिए वैदिक जप की परंपरा है तो ये कोई बिल्डिंग वगैरह तो है नहीं, ये कहीं स्थापित तो है नहीं, तो ये हो जाएगी अमूर्त, यानी कि जिसका स्वरूप होगा, जो कहीं पर स्थापित होगा बिल्डिंग के रूप में, स्थापत्य के रूप में, वह हो गया मूर्त। और जो कोई कला है, ठीक है, या फिर कोई मेला है, कोई नृत्य है, तो उसकी कोई बिल्डिंग वगैरह तो होगी नहीं, तो वो हो गई अमूर्त, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे भारत की उन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैदिक जप परंपरा, इसको 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ से ये फैक्ट भी ध्यान रखना कि भारत की पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल की गई थी वो थी वैदिक जप की परंपरा। उसके बाद दूसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ठीक है। तो जो रामलीला है वह भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, इसको भी 2008 में किया गया था, ठीक है। कुटियाट्टम की बात करें, ये संस्कृत थिएटर है, थिएटर मतलब जो नाटक वाला जो होता है, इसको भी 2008 में इस सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद राममन की बात करें, ये गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान हैं, इसको 2009 में सूची में शामिल किया गया। फिर मुदिगेट्टू, ये अनुष्ठान थिएटर और केरल का एक नृत्य नाटक है जो कि 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद देखो कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य। कालबेलिया अभी आपने देखा था, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद छऊ नृत्य जो है उसको 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का जो बौद्ध जप है ये भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसे कि 2012 में इस सूची में शामिल किया गया। उसके बाद मणिपुर का जो संकीर्तन है वो 2013 में सूची में शामिल किया गया। उसके बाद पंजाब के ठठेरों के द्वारा बनाए जाने वाले जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं उसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इस सूची में 2014 में शामिल किया गया। फिर देखो 2016 में योग को शामिल किया गया इस सूची में। नवरोज जो कि एक पारसी त्यौहार होता है, इसको 2016 में शामिल किया गया। फिर देखो कुंभ मेला भी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में है, ध्यान रखना 2017 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद देखो कुंभ मेला के बाद जो कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, जो वहाँ पर काली पूजा होती है, वह भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है और इसे 2021 में शामिल किया गया, ठीक है। गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में इसको इस सूची में शामिल किया गया। तो कुल भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो हैं वह यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। किस वर्ष शामिल की गई, ठीक है, ये आप भले ही ना याद रखें, ये याद रख सकते हैं कि पहली 2008 में की गई, ठीक है, और अंतिम 2023 में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि 4 आपको दे दी जाएंगी और सीधा उनमें से पूछ लिया जाएगा कि उपरोक्त में से, जब क्वेश्चन टफ करके बनाएगा तो उपरोक्त में से कितनी कलाएं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं। फिर 1, 2, 3 ऐसे करके आपसे पूछ लेगा, सिर्फ 2 और 3 ऐसे करके क्वेश्चन वहां पर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो भारतीय विश्व विरासत स्थलों की सूची, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक स्थलों की बात करेंगे। तो
सबसे पहले अजंता गुफाएं, इनको 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये हैं महाराष्ट्र में। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अब तेजी से इस टेबल को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इनको भी 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये भी 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और आगरा का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ताजमहल भी 1983 में सूची में शामिल हुआ, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क का, ये 1984 में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह हैं ये भी 1984 में शामिल हुए, कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। गोवा के चर्च तथा जो कॉन्वेंट्स हैं उनको 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, कहाँ पर है? गोवा में। खजुराहो मंदिर समूह, ये भी एक यूनेस्को विरासत सूची में शामिल हैं, 1986 में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। उसके बाद देखो हम्पी स्मारक समूह, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कब शामिल हुए? 1986 में। ठीक है, उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी की जो स्मारक समूह है वो भी यूनेस्को की साइट है और 1986 में इनको शामिल किया गया है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर। बाद बाकी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने का मतलब होता है कि इन हेरिटेज साइट की देखभाल भी यूनेस्को करता है, इनकी लिए थोड़े सी फंड भी जुटाता है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ हो जाती है तो इनकी मरम्मत वगैरह भी यूनेस्को अपने अंडर में देख रेख करके करता है। ठीक है, पत्तदलकल मंदिर समूह की बात करें तो 1987 में इनको शामिल किया गया, कहाँ पर है? कर्नाटक में। एलिफेंटा की गुफाएं आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, 1987 में इस सूची में शामिल हुई। तंजावुर के जीवांत चोल मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम व दारासुरम, ठीक है, इनको 1987 और 2004 में इस सूची में शामिल किया गया और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। सांची के बौद्ध स्मारक 1989 में इनको शामिल किया गया, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, 1993 में सूची में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार स्मारक समूह, ठीक है, 1993 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, भारत की जो पर्वतीय रेलवे है जो कि दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला वगैरह में चलती है, तो इनको क्रमशः 1999, 2005 और 2008 में शामिल किया गया। बाद बाकी दार्जिलिंग सबको पता है पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में। महाबोधि मंदिर बोधगया का 2002 को इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और बोधगया मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल आवास हैं 2003 में इनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ के जो पुरातात्विक उद्यान हैं उनको 2004 में सूची में जोड़ा गया और ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस एक बार मैं आपके सामने चीज़ों को पढ़ देता हूँ, फिर आप इनको पॉज करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास किताब है तो उसमें भी आप इनको रट सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये स्टेशन है CST मुंबई का और 2004 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद देखो लाल किला स्मारक समूह जो दिल्ली का है वो भी 2007 में इस सूची में शामिल हुआ। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में सूची में शामिल हुआ और जंतर मंतर जयपुर यानी कि राजस्थान। उसके बाद देखो राजस्थान के पहाड़ी जो किले हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागनोर के भी जो किले हैं वो 2013 में राजस्थान की इस सूची में शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में, 2014 में शामिल हुई।
नालंदा महाविहार के जो पुरातात्विक स्थल हैं ये 2016 में शामिल हुए। कहाँ पर है नालंदा? बिहार में। कैपिटोल कॉम्प्लेक्स जो चेन्नई का है, ठीक है, उसको 2016 में इस सूची में शामिल किया गया और ये चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद, इसको ऐतिहासिक शहर के रूप में शामिल किया गया 2017 में इस सूची में। मुंबई के जो विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल हैं उनको 2018 में इस सूची में शामिल किया गया। जयपुर शहर भी पूरा यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है, ठीक है, 2019 में इसको शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर या फिर जो रामप्पा मंदिर है उसको 2021 में सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। बहुत बार सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है। उसके बाद देखो, हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल धौलावीरा आप सभी जानते हैं, ये 2021 में इस सूची में शामिल किया गया और धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में। शांति निकेतन, ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, 2023 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और शांति निकेतन है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह हैं, ठीक है, 2023 में इनको भी सूची में शामिल किया गया और होयसल कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। बाद बाकी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? असम में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है और 1985 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। केवलादेव, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल देते हैं घाना पक्षी बिहार करके, ठीक है। सुंदरबन टाइगर उद्यान 1987 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है और इन्हें 1988 से 2005 के बीच में इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो पूरा आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, उसको भी 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और आप देखेंगे तो जो आपका पश्चिमी घाट है वो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में फैला हुआ है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ पर है? हिमाचल में है और 2014 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। बाद बाकी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है और 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो ये सारे यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी सूची हो गई। और आप लोगों को अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो ये बार कोड भी दिया गया है, आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी ये किताब जिसको चाहिए तो 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस किताब को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और अब आपका जो प्राचीन इतिहास, ठीक है, और जो कला एवं संस्कृति वाला जो पोर्शन था वो पूरा कवर हो गया है, ठीक है। और अब आगे की क्लास में यानी कि 13वीं क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे और फिर इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।